टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र की बुक का पालमपुर गांव की कहानी के चैप्टर के एमसीक्यू 88 एमसीक्यू लाया हूं मैं इस चैप्टर से। इससे पहले मैंने आपको पालमपुर गांव और कक्षा 9 के समस्त चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अब मैंने उनकी प्रश्नोत्तरी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पालमपुर गांव के 88 एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी के 88 एमसीक्यू। देखते हैं इन्हें। प्रश्न 1, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है? ए कृषि, बी डेयरी, सी दुकानदारी और डी परिवहन। तो सही उत्तर है कृषि। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है? खेती या कृषि। प्रश्न 2, पालमपुर गांव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? ए परिवहन, बी लघु स्तरीय विनिर्माण, सी डेयरी, डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। पालमपुर में परिवहन का कार्य भी होता है, लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य भी होता है और डेयरी का कार्य भी होता है। प्रश्न 3, पालमपुर के सबसे नजदीक गांव कौन सा है? शाहपुर, रायगंज, गोरेगांव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रायगंज। पालमपुर के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा गांव है? रायगंज। प्रश्न 4, रायगंज गांव पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 3, 5, 8, 1। सही उत्तर है रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव है। प्रश्न 5, पालमपुर के नजदीक कस्बा कौन सा है? शाहपुर, रायगंज, गोरेगांव, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है शाहपुर। ध्यान दें, इस बार गांव नहीं पूछा है, कस्बा पूछा है। तो पालमपुर के सबसे नजदीक कस्बा कौन सा है? शाहपुर। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा पालमपुर में परिवहन का साधन नहीं है? बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी, मोटरसाइकिल, कार। तो सही उत्तर है बच्चों कार। पालमपुर में बैलगाड़ी भी चलती है, भैंसा बग्गी भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, लेकिन कार वहां नहीं चलती। प्रश्न 7, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 280, 80, 200, 450। तो सही उत्तर है पालमपुर गांव में कुल 450 परिवार रहते हैं। प्रश्न 8, पालमपुर गांव में उच्च जाति के भूस्वामी के कितने परिवार रहते हैं? 280, 80, 200, 450। तो सही उत्तर है उच्च जाति के भूस्वामी परिवार 80 हैं पालमपुर गांव में। प्रश्न 9, पालमपुर गांव में अनुसूचित जाति अथवा दलित लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का कितना भाग है? 1/3, 2/3, 3/3 या 4/3? तो सही उत्तर है 1/3। पालमपुर में जो अनुसूचित जाति या दलित लोग हैं वो गांव की कुल संख्या के 1/3 लोग हैं। प्रश्न 10, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्रश्न 11, पालमपुर गांव में कितने हाई स्कूल हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है पालमपुर गांव में केवल एक ही हाई स्कूल है। प्रश्न 12, पालमपुर गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है पालमपुर गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक है। प्रश्न 13, भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि कौन सी है? ए पशुपालन, बी खेती,
सी परिवहन, या डी डेयरी। तो सही उत्तर है खेती। भारत के गांव में उत्पादन की, भारत के जितने भी गांव है, हमारे चाहे आपका गांव हो या मेरा गांव हो, सब जगह उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती है, कृषि है। ठीक है, केवल पालमपुर ही नहीं, भारत के समस्त गांवों की प्रमुख उत्पादन गतिविधि कृषि या खेती है। प्रश्न 14, फसल उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, विनिर्माण या दुकानदारी। तो सही उत्तर है फसल उगाने की क्रिया को कृषि क्रिया कहते हैं। प्रश्न 15, खेती के अलावा जीविका उपार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, विनिर्माण या दुकानदारी। तो सही उत्तर है गैर कृषि क्रियाएं। कृषि के अलावा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं जीविकोपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए, उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। प्रश्न 16, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि ये सब किस प्रकार की क्रियाएं हैं? कृषि क्रियाएं हैं या गैर कृषि क्रियाएं हैं या उपयुक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ये सभी गैर कृषि क्रियाएं हैं। प्रश्न 17, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है उत्पादन के 4 साधन होते हैं। प्रश्न 18, उत्पादन के साधन या संगठन में किसे शामिल किया जाता है? कौन शामिल है? भूमि पूंजी, पूंजी श्रम, श्रम उद्यम या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये 4 साधन होते हैं उत्पादन के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, उत्पादन के भूमि साधन में किसे शामिल किया जाता है? ए, केवल भूमि, बी, जल वन खनिज, सी, प्राकृतिक संसाधन, डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भूमि साधन में केवल भूमि को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि भूमि के साथ जो जल होता है, वन होते हैं, खनिज होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, वो सब हम भूमि के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। प्रश्न 20, श्रम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति घर का काम करता है, बी, जो व्यक्ति मुफ्त में काम करता है, सी, जो व्यक्ति पैसे लेकर काम करता है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जो व्यक्ति पैसे लेकर कार्य करता है उसे श्रम कहेंगे। फ्री में कोई काम करता है तो उसे हम श्रम नहीं कहेंगे। यह अर्थशास्त्र की भाषा है। प्रश्न 21, पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, भौतिक पूंजी, बी, कार्यशील पूंजी, सी, स्थायी पूंजी, डी, पैसा। तो सही उत्तर है पूंजी को भौतिक पूंजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22, पूंजी के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है पूंजी 2 प्रकार की होती है। प्रश्न 23, पूंजी के प्रकार कौन से हैं? ए, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, बी, कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, सी, स्थायी पूंजी, मानव पूंजी, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पूंजी के 2 प्रकार हैं, कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी। प्रश्न 24, इसमें से कौन स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है? औजार, मशीन, भवन या मुद्रा? तो सही उत्तर है मुद्रा स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है। औजार, मशीन और भवन ये तीनों ही स्थायी पूंजी कहलाती हैं। प्रश्न 25, इसमें से कौन स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है? किसान का हल, परिष्कृत मशीन, कंप्यूटर या कच्चा माल? तो सही उत्तर है कच्चा माल। किसान का हल, परिष्कृत मशीन और कंप्यूटर तीनों स्थायी पूंजी है, लेकिन कच्चा माल स्थायी पूंजी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 के अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति के समस्त चैप्टर्स के वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं।
इसके अलावा टॉपिक वाइज भी वीडियो हैं, जैसे पूंजी क्या होती है, पूंजी के प्रकार कौन से हैं, उसके भी वीडियो हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें। क्या चेक करेंगे आप? प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 के क्लास के सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, पूंजी का वह प्रकार जो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक काम आए उसे क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी या भौतिक पूंजी? तो सही उत्तर है स्थायी पूंजी। पूंजी का वह प्रकार जो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक काम आता है उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। प्रश्न 27, इसमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ए किसान का हल, बी परिष्कृत मशीन, सी कंप्यूटर या डी कच्चा माल? तो सही उत्तर है बच्चों कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। प्रश्न 28, इसमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ए औजार, बी मशीन, सी भवन या डी मुद्रा? तो सही उत्तर है मुद्रा। औजार, मशीन और भवन ये तीनों ही कार्यशील पूंजी का नहीं स्थायी पूंजी के उदाहरण है। केवल मुद्रा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। प्रश्न 29, पूंजी का वह प्रकार जो उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक बार काम आए और समाप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी या भौतिक पूंजी? तो सही उत्तर है बच्चों कार्यशील पूंजी। ऐसी पूंजी जो उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक बार ही काम आती है और फिर समाप्त हो जाती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। प्रश्न 30, इसमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण नहीं है? बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, भवन और मुद्रा? तो सही उत्तर है भवन। भवन एक स्थायी पूंजी है, जबकि बाकी तीनों क्या है? कार्यशील पूंजी है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में एक बार काम आएंगी और समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न 31, उत्पादन के साधनों श्रम भूमि पूंजी को साथ लाकर उत्पादन का कार्य कौन करता है? ए भौतिक पूंजी, बी उद्यम, सी मानव पूंजी या डी बी और सी सही? तो उत्तर है बी और सी दोनों सही है। उद्यमी को ही मानव पूंजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये उद्यमी या मानव पूंजी जो होती है वही श्रम को, भूमि और पूंजी को साथ लाकर उत्पादन का कार्य करती है, अर्थात फैक्ट्री लगाती है, प्लांट लगाते हैं। प्रश्न 32, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो सही है, ये कथन सत्य है, क्योंकि भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके ही संगठित होता है उत्पादन, और उत्पादन के कारक या उत्पादन के इनको साधन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं उत्पादन के कारक या साधन? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये 4 साधन होते हैं। प्रश्न 33, पालमपुर में उत्पादन का कौन सा साधन स्थिर है? भौतिक पूंजी, श्रम, मानव पूंजी या भूमि? तो सही उत्तर है भूमि। पालमपुर में उत्पादन के भूमि साधन को स्थिर रखा गया है। प्रश्न 34, पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं? 75%, 85%, 65% या 55%? तो सही उत्तर है 75% लोग पालमपुर के खेती पर निर्भर है। प्रश्न 35, भूमि मापने की मानक इकाई कौन सी है? एकड़, हेक्टेयर, बीघा या गुंठा? तो सही उत्तर है भूमि मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर। प्रश्न 36, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर किसे माना जाता है? एकड़ को, हेक्टेयर को, बीघा को या गुंठा को? तो सही उत्तर है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। प्रश्न 37, कृषि उत्पादन बढ़ाने के कौन से तरीके हो सकते हैं?
ए अधिक क्षेत्र पर खेती की जाए, बी बहुविध फसल प्रणाली अपनाई जाए, सी कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाए और डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमें ज्यादा क्षेत्र पर खेती भी करनी चाहिए, बहुविध फसल प्रणाली भी अपनानी चाहिए और कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रश्न 38, पालमपुर में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? 25, 50, 75 या 100। तो सही उत्तर है पालमपुर में जितनी भी भूमि है उन सब पर खेती की जाती है, 100% भूमि पर खेती की जाती है। प्रश्न 39, पालमपुर में कितने प्रतिशत भूमि बेकार छोड़ी जाती है? 0, 50, 75 या 100। तो उत्तर है पालमपुर में कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, सारी भूमि पर खेती की जाती है। प्रश्न 40, खरीफ की फसल कौन से मौसम में बोई जाती है? बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? सही उत्तर है खरीफ की फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है। प्रश्न 41, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? ए ज्वार, बी बाजरा, सी धान या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ज्वार, बाजरा और धान तीनों ही खरीफ की फसल कहलाती हैं। प्रश्न 42, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? मक्का, गन्ना, चावल, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मक्का, गन्ना और चावल ये तीनों भी खरीफ की ही फसल है। प्रश्न 43, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर है उपरोक्त सभी। मूंगफली, तिल और सोयाबीन ये तीनों भी खरीफ की फसल मानी जाती हैं। प्रश्न 44, रबी की फसल कौन से मौसम में बोई जाती है? बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है रबी की फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है। प्रश्न 45, रबी की फसल निम्न में से कौन सी है? आलू, गेहूं, जौ, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आलू, गेहूं और जौ तीनों ही रबी की फसल है। प्रश्न 46, रबी की फसल निम्न में से कौन सी है? चना, सरसों, मसूर या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चना, सरसों और मसूर तीनों ही रबी की फसल है। प्रश्न 47, पालमपुर के किसान अपना गेहूं कौन सी मंडी में बेचते थे? रायगंज में, शाहपुर में, दिल्ली में या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है पालमपुर के किसान अपना गेहूं रायगंज की मंडी में बेचते थे। प्रश्न 48, पालमपुर के किसान अपना गन्ना कौन सी मंडी में बेचते थे? रायगंज में, शाहपुर में, दिल्ली में या उपरोक्त सभी जगह। तो सही उत्तर है गन्ना वो शाहपुर में बेचते थे। ध्यान देना गन्ना कौन सी मंडी बेचते थे? शाहपुर वाली मंडी में। प्रश्न 49, पालमपुर के किसान एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर है पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3 फसलें अपने खेत में उगाते हैं। प्रश्न 50, पालमपुर के किसान एक वर्ष में एक से अधिक फसलें क्यों उगा लेते हैं? ए सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था होने के कारण, बी बिजली की उपलब्धता होने के कारण, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। पालमपुर के किसान एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें क्यों उगाते थे? क्योंकि वहां सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था थी, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था थी। प्रश्न 51, पालमपुर गांव में 1970 के दशक के मध्य तक कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होने लगी थी? 200 हेक्टेयर भूमि, 100 हेक्टेयर भूमि, 300 हेक्टेयर भूमि
या 400 हेक्टेयर भूमि? तो सही उत्तर है 1970 के दशक तक वहां 200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी। प्रश्न 52, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? ए बहुविध फसल प्रणाली, बी एकल फसल प्रणाली, सी दो स्तरीय फसल प्रणाली, डी 3 स्तरीय फसल प्रणाली। तो सही उत्तर है बहुविध फसल प्रणाली। जब एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है तो उस प्रणाली को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 53, पालमपुर गांव के किसान तीसरी फसल के रूप में कौन सी फसल पैदा करते हैं? ए गेहूं, बी गन्ना, सी बाजरा, डी आलू। सही उत्तर है आलू। पालमपुर के गांव किसान जो थे वो तीसरी फसल कौन सी उगाते थे? अपनी आलू की खेती करते थे। प्रश्न 54, 1950-51 में भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र था? ए 129 मिलियन हेक्टेयर, 157 मिलियन हेक्टेयर, 156 मिलियन हेक्टेयर या 155 मिलियन हेक्टेयर? तो सही उत्तर है 129 मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र था 1950-51 में। प्रश्न 55, एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का कौन सा तरीका है? ए बहुविध फसल प्रणाली, बी आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग, सी उपयुक्त दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधियों के द्वारा हम एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जमीन वही रहेगी, खेत वही रहेगा, फिर भी हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा यदि हमने इन दो तरीकों का प्रयोग कर लिया तो। प्रश्न 56, भारत में हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ हुई? 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में? तो सही उत्तर है हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न 57, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई? ध्यान रखें इस बार वर्ष पूछा है। 1966 में, 1960 में, 1956 में या 1976 में? तो सही उत्तर है भारत में हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न 58, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, सी एमएस स्वामीनाथन, डी अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर है एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक और हरित क्रांति लाने का सारा श्रेय इन महान व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। प्रश्न 59, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, सी एमएस स्वामीनाथन या डी अमर्त्य सेन? इस बार विश्व का पूछा है तो सही उत्तर है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ये है महान व्यक्ति प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने संपूर्ण विश्व में हरित क्रांति को जन्म दिया। प्रश्न 60, HYV की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए हाई यील्डिंग वेराइटीज, बी अधिक उपज वाले बीज, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। HYV को ही अधिक उपज वाले बीज या अधिक उपज वाली किस्म के बीज भी कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज भी कहते हैं। प्रश्न 61, यह चित्र किसे दर्शाता है? आप चित्र देख लीजिए। ए प्राचीन कृषि विधियों को, बी प्राचीन टेक्नोलॉजी को, सी आधुनिक कृषि विधियों को या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ये चित्र आधुनिक कृषि विधियों को दर्शाता है, जिसमें आप देख सकते हैं अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग भी किया जा रहा है, उर्वरकों का, कीटनाशक, बांध, बिजली, पंप सेट, नहरें, सिंचाई, ये सब आधुनिक कृषि विधियां हैं, ट्रैक्टर, ये सब। जब आपसे पूछा जाए आधुनिक कृषि विधियों में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती हैं, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 62, भारत में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए पंजाब ने, बी हरियाणा ने, सी उत्तर प्रदेश ने या डी उपयुक्त सभी ने? तो सही उत्तर है
उपर्युक्त सभी। आधुनिक कृषि विधियों का सबसे पहले प्रयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक साथ हुआ था। प्रश्न 63, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी थी? ध्यान दें, परंपरागत बीजों से 3200 किलोग्राम, 1300 किलोग्राम, 1400 किलोग्राम या 1800 किलोग्राम। तो सही उत्तर है परंपरागत बीजों का प्रयोग करने से गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर 1300 किलोग्राम गेहूं पैदा होता था। प्रश्न 64, पालमपुर में HYV बीजों से गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी थी? 3200 किलोग्राम, 1300 किलोग्राम, 1400 किलोग्राम या 1800 किलोग्राम। तो सही उत्तर है 3200 किलोग्राम। HYV बीजों का प्रयोग करने से जो गेहूं की उपज थी प्रति हेक्टेयर वो बढ़ गई और कितनी हो गई? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न 65, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? A उत्तर प्रदेश, B हरियाणा, C पंजाब या D महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग पंजाब राज्य में किया जाता है। प्रश्न 66, पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है? 450, 240, 250, 150। तो सही उत्तर है 150। पालमपुर में 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं है। प्रश्न 67, पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि खेती के लिए है? तो 2 हेक्टेयर से कम कितनों के पास है? 450 के पास, 240 के पास, 250 के पास या 150 के पास। तो सही उत्तर है इसका 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि खेती के लिए है। प्रश्न 68, पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि खेती के लिए है? 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि कितने परिवारों के पास है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 150। तो सही उत्तर है 60 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है खेती के लिए। प्रश्न 69, 2 हेक्टेयर से कम भूमि खेती के लिए रखने वाले किसानों को क्या कहते हैं? ए सीमांत कृषक, बी छोटे कृषक, सी मझोले कृषक या डी सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक दोनों। तो सही उत्तर है 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास बहुत कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक या छोटे कृषक कहा जाता है। प्रश्न 70, भारत में सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक कुल कृषकों का कितने प्रतिशत है? 15%, 85%, 55% अथवा 45%। तो सही उत्तर है सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक कुल कृषकों का 85% है। यानी कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो खेती के लिए भूमि बहुत कम लोगों के पास है, ज्यादा बहुत कम। प्रश्न 71, भारत में मझोले और बड़े कृषक कुल कृषकों का कितने प्रतिशत है? 15%, 85%, 55% और 45%। तो सही उत्तर है 15% भारत में मझोले और बड़े किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। प्रश्न 72, खेतों में श्रम की व्यवस्था कैसे होती है? ए छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, बी मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। खेतों में श्रम की व्यवस्था का मतलब है खेतों में काम करने के लिए मजदूर कहां से आते हैं? तो कहां से आते हैं? एक तो छोटे किसान क्या करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को काम पे लगा लेते हैं। दूसरा जो मझोले और बड़े किसान होते हैं ना, वो खेतों में काम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे जो श्रमिक होते हैं उनको किराए पर काम पे लगा लेते हैं। एक तरह से ये बड़े जो किसान होते हैं वो बिजनेसमैन की तरह ही होते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, फैक्ट्री का मालिक खुद काम नहीं करता, अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को लगा लेता है काम पे, उसी प्रकार बड़े किसान भी खुद काम नहीं करते हैं, वो अपने खेतों में मजदूरों को लगा लेते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं। प्रश्न 73,
भारत सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन मार्च 2017 में कितना निर्धारित किया गया था? प्रश्न को अच्छी तरह देख लें। ए 600 रुपए, बी 500 रुपए, सी 400 रुपए या डी 300 रुपए। तो सही उत्तर है 300 रुपए पर डे वेतन निर्धारित किया गया था, न्यूनतम वेतन। प्रश्न 74, इस प्रश्न को देख लें आप अच्छी तरह, और इसी प्रश्न का हम बोलते भी जाएंगे और इसके साथ इसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भी मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन और आंसर एक साथ ही होने वाला है। तो देखते हैं। उत्पादन की 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवार। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन व्यतीत करते हैं या जीते हैं। श्रम के विपरीत भूमि उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है या साधन है। कृषि भूमि का क्षेत्र स्थिर है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी मानव निर्मित संसाधन है। पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह देखभाल करें। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है हमारा, जिसके साथ आपने उत्तर भी देखे। प्रश्न 75, किसानों द्वारा परिवार के लिए उपभोग के लिए रखने के पश्चात जो कृषि उत्पाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिशेष कृषि उत्पाद, बी आधुनिक कृषि उत्पाद, सी बचा हुआ कृषि उत्पाद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अधिशेष कृषि उत्पाद। अधिशेष कृषि उत्पाद क्या होता है कि किसानों ने प्रोडक्शन किया, मान लो 100 केजी, उसमें से 20 केजी उन्होंने अपने खाने के लिए रख लिया, बाकी 80 केजी उन्होंने बाजार में बेचने के लिए। तो वो जो 80 केजी अनाज है उसे ही हम अधिशेष कृषि उत्पाद कहेंगे। प्रश्न 76, पालमपुर में दूध को कहां बेचा जाता है? ए शाहपुर, रायगंज, गोरेगांव या उपयुक्त सभी जगह। तो सही उत्तर है दूध को रायगंज में बेचा जाता है। प्रश्न 77, दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र कहां खोला गया है? शाहपुर में, रायगंज में, गोरेगांव में या उपयुक्त सभी जगह। तो सही उत्तर है दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र रायगंज में खोला गया था। प्रश्न 78, पालमपुर में कितने लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं? 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम या 80 से कम। तो सही उत्तर है पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। प्रश्न 79, पालमपुर में लोग विनिर्माण कार्य कहां करते हैं? खेतों में, घरों में, उपयुक्त दोनों जगह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों जगह। पालमपुर में लोग विनिर्माण का कार्य खेत में भी करते हैं और घर में भी करते हैं। विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल से नया माल तैयार करना, उसे हम विनिर्माण कहते हैं। प्रश्न 80, विनिमय के लिए कितने लोगों या पक्षों का होना जरूरी है? कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 3
या कम से कम 4? तो सही उत्तर है विनिमय के लिए कम से कम 2 लोगों का या 2 पक्षों का होना आवश्यक है, तभी उनमें विनिमय का कार्य हो सकता है, लेन देन का कार्य तभी होगा। प्रश्न 81, विनिमय की कितनी प्रणाली होती है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है विनिमय की 2 प्रणालियां होती हैं। प्रश्न 82, विनिमय प्रणाली कौन कौन सी होती है? केवल वस्तु विनिमय प्रणाली, केवल मुद्रा विनिमय प्रणाली, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोनों। विनिमय की 2 प्रणालियां होती हैं, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और एक मुद्रा विनिमय प्रणाली। प्रश्न 83, जब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए, विनिमय प्रणाली, बी, मुद्रा विनिमय प्रणाली, सी, वस्तु विनिमय प्रणाली, या डी, उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रश्न 84, जब मुद्रा के माध्यम से वस्तु का क्रय एवं विक्रय कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, या आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग? तो सही उत्तर है ऐसी प्रणाली को हम मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 85, निम्न में से किस क्षेत्र या क्षेत्रों में कम सिंचाई होती है? नदीय मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पठारी क्षेत्रों में कम सिंचाई होती है। प्रश्न 86, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? चावल और गेहूं पर, गन्ना और आलू पर, बाजरा और गेहूं पर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं की फसल पर पड़ा है और इनके उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रश्न 87, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव है? ए, मिट्टी की उर्वरता का कम होना, बी, बॉम्ब जल स्तर का कम होना, सी, कीटनाशकों का कुप्रभाव, या डी, उपरोक्त सभी? सही, तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हरित क्रांति से मिट्टी की उपजाऊपन भी कम हुआ है, भूमि का जल स्तर भी कम हुआ है, और कीटनाशकों ने जो फसल की क्वालिटी होती है उसको भी दुष्प्रभाव में पहुंचाया है, कुप्रभाव पहुंचाया है। प्रश्न 88, पालमपुर में कई परिवारों में एक प्रचलित गैर कृषि क्रिया कौन सी है? हथकरघा, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, या दुकानदारी? तो सही उत्तर है डेयरी। पालमपुर में सबसे ज्यादा प्रचलित गैर कृषि क्रिया डेयरी है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये 88 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कक्षा 9, 10, 11, 12 अर्थशास्त्र के समस्त वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, कक्षा 11, 12 की, ऐसे है। और मेरे 2 चैनल है बच्चों, एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से, जिसपे आपको टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होती है कंप्यूटर रिलेटेड या कोई भी ऐसी, वहां उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाम देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब पे आप जाके ये डालेंगे सर्च में तो ये नाम आ जाएगा मेरे चैनल का, या आप ये पूरा एड्रेस भी लिखकर डाल सकते हैं। और स्टडी के लिए मेरा टेकी पाउन चैनल है जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।